Assalamualaikum. This is chapter number 2, accounting for material cost. Today our lecture topic is method of pricing, the issue of material. तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल में चार मेन टेक्निक्स आती हैं, ठीक है। फीफो, लीफो, ठीक है। फर्स्ट है फीफो, ठीक है ना, जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लीफो, ठीक है। उसके बाद वेटेज एवरेज मेथड है, ठीक है ना, मेथड है। और सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। तो ये चार टेक्निक्स हम यूज करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम फिफो को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम देख लेते हैं, ठीक है, हमारी आउटलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिफो के बारे में, उसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद हमारा फिफो के एडवांटेज देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज। So it's based on assumption that the goods which are received first are issued first. तो बेसिकली इसमें हम वो गुड्स को पहले इशू करेंगे जो हमें पहले रिसीव हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो assumption का मेन मकसद ये है कि हम उसकी कॉस्ट असाइन कर रहे होते हैं, ना कि उसका फिजिकल फ्लो, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट असाइन करना होता है, ठीक है, ना कि उसी सेम वक्त पे लाजिम नहीं है कि उसका फिजिकल फ्लो भी हो, ठीक है। तो उसका मेन मकसद है कैश फ्लो को असाइन करना, ठीक है। इट इज यूज द प्राइस ऑफ द फर्स्ट लॉट रिसीव फॉर ऑल द इशू अंटिल अ यूनिट ऑफ दिस लॉट हैव बीन इशूड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइन हमें ये बता रही है कि फॉर एग्जाम्पल हमें 50 यूनिट रिसीव हुए हैं, जो इसका रेट है, ठीक है, 12 रुपीज पर यूनिट रेट है। तो ये 50 जो हमें यूनिट रिसीव हुए हैं उसका रेट 12 है। तो ये जब तक ये 15 यूनिट कंप्लीट नहीं होते, तब तक इनका रेट 12 ही चलेगा, ठीक है। जो बाद में आने वाले जो 50 यूनिट है जिसका रेट हमारे पास 13 रुपीज है, ठीक है, उस पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। 50 ये पूरा जब तक ये स्लॉट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उनका रेट जो रेट है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट है जो हम असाइन कर रहे होंगे वो 12 रुपीज ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये इसमें हम लाइन को दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट यूज द price of the first lot received for all the issue until all unit for this lot have been issued, after which the price of next lot received is used for the pricing and so on। इसी तरीके से हमारा जो ये 50 दूसरी बार जो रिसीव हुए हैं उसकी भी प्राइस 13 रुपीज चलेगी, जब तक ये पूरे कंप्लीट यूनिट ना हो जाए तब तक ये उसकी प्राइस 13 रुपीज ही रहेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेज, ठीक है। जो हमारे पास जो भी हम कॉस्ट मटेरियल की इशू करेंगे, ठीक है, उसी रेट पे इशू करेंगे जिसमें वो आया है, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेज जिसमें जो सबसे पहले परचेज किया है ना उसमें उसी में हम उसे इशू करेंगे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द लेटेस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये फर्स्ट इन फर्स्ट है, ठीक है। जो हमारे पास 50 जो यूनिट पहले आए उनकी प्राइस 12 है, ठीक है ना। और जो लास्ट में 16 यूनिट आई हैं जिसकी फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज प्राइस है, तो लास्ट में जो फर्स्ट जो हम सेल करेंगे, सबसे पहले 15 यूनिट सेल करेंगे, उसके बाद 16 यूनिट सेल करेंगे, तो हमें लास्ट में कौन से यूनिट बचते हैं, ठीक है, रिमेनिंग होंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा और 16 का होगा, तो उसकी प्राइस भी लेटेस्ट होगी, करंट मार्केट प्राइस होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये अर्लियर यहाँ में मिला मिला है तो उसकी प्राइस ओल्ड हो गई, ठीक है ना, वो अर्लियर परचेज प्राइस होगी, ठीक है। जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी लेटेस्ट प्राइस होगी। और बाकी जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अर्लियर प्राइस, यहाँ पे दोनों में देख लें, ठीक है ना, दोनों चीजें समझने की है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लें कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू रिप्रेजेंट दी कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेज। तो यहाँ पे वो 15 रुपीज को 15 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जिसकी प्राइस है 12, क्योंकि ये अर्लियर इशू हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले इशू हुआ है। उसके बाद हमारा सेकंड में 16 यूनिट है जो अभी तक हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमने इशू नहीं किया, वो रिमेनिंग रह गया, तो ये हमारे पास बचा है। तो ये हमारे पास लेटेस्ट मार्केट प्राइस होगी, क्योंकि ये प्राइस के का स्टॉक होगा, क्योंकि ये हमें अभी रिसीव हुआ है या लेटेस्ट परचेज है। लेटेस्ट परचेज इसी वजह से हमने वो इश्यू नहीं किया है, तो इसकी प्राइस भी करंट होगी या लेटेस्ट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद हम इसकी इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी प्राइस 250 हो रही है तो उसमें क्या होगा, हमारी इनकम हाई होगी,
ठीक है, क्यों हाई होगी? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट की मदद से समझा लेता हूँ कि ये देखें हमारी प्राइस हाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़ पर यूनिट था, यहाँ पे 10 रुपीज़ पर यूनिट था, यहाँ पे हमारा 15 यूनिट पर यूनिट पर गुड था। तो देखें, जो हम ये इशू करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है, फीफो है। तो सबसे पहले हम इशू क्या करेंगे? 5 रुपीज़। हमारी करंट प्राइस क्या चल रही है? 15 रुपीज़। तो यहाँ पे गैप देख लें, ठीक है, क्योंकि प्राइस हाई हो रही है तो हमें क्या होगा? हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रेवेन्यू हाई आएगा, ठीक है, हमारी इनकम हाई होगी। ठीक है, यहाँ पे इनकम हमारी हाई होगी। तो इनकम हाई होगी तो जाहिर सी बात है उसमें जो टैक्स भी हाई लगेगा। ठीक है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा रेवेन्यू हाई होगा तो उस पर टैक्स भी हाई होगा। हम हाई ब्रैकेट में चले जाएंगे, ठीक है, टैक्स पेयर में चले जाएंगे, हाई इनकम टैक्स, ठीक है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इनकम हाई, ठीक है, यहाँ पे इनकम भी हाई होगी, प्लस में, ठीक है, जो टैक्स भी हाई होगा जब हमारी प्राइस राइज होगी। और जब प्राइस फॉल होगी तो क्या होगा? हमारी जो लोअर इनकम जनरेट होगी वो क्यों होगी? सिंस ऑल कॉस्ट विच आर हायर देन द करंट कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने पहले 5 रुपए, यहाँ पे हम चार्ट की मदद से समझ लेते हैं ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट में ये प्राइस लो हो रही है, ठीक है ना, पहले यहाँ पे 10 रुपये थी, फिर 5 रुपये थी, ठीक है, फिर 3 रुपये हो गई। ठीक है, तो ये देखिए प्राइस लो हो रही है, प्राइस लो हो रही है तो हमने पहले इशू कौन से करने हैं? 10 रुपये वाले इशू करने हैं। तो फीफो में हम पहले जो रिसीव करेंगे उसे इशू पहले करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले जो हमारे 10 रुपये पर यूनिट जो प्राइस थी हम उसे इशू कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट हायर आएगी। कॉस्ट हाई होगी तो हमारा जो हम मैच करेंगे करंट रेवेन्यू से, तो हमारा जो इनकम होगी लोअर इनकम होगी। तो इसमें क्या हमें फायदा होगा कि हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस होगी। यहाँ पे लोअर इनकम है, ठीक है, लोअर इनकम होगी तो हमारी टैक्स भी कम आएगा, ठीक है, टैक्स भी डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। तो इसकी इम्प्लीकेशन ये थी। उसके बाद हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। जब ये कब सिंपल और इजी ऑपरेट होगा? जब ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंटली जो प्राइस ऑफ मटेरियल होगी फ्लक्चुएट ना हो, तो ये जो मेथड है बहुत इजी टू यूज़ है और अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और unrealized inventory profit losses are made by using the method because it's based on cost। ठीक है, ये बेस करता है कॉस्ट पे, ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा? हमारा प्रॉफिट और लॉस को हम रियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। दिस मेथड कन्फर्म टू फिजिकल फ्लो ऑफ द गुड्स। ये जो मेथड है, ठीक है, हमें बताता है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फर्स्ट में हमारी जो इन्वेंट्री कितनी पड़ी है उसका फिजिकल फ्लो भी हमें बता रहा होता है, ठीक है ना, उसी वक्त पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टेंड्स टू नियरर करंट मार्केट प्राइस बिकॉज इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ रिसेंट परचेज। ठीक है, और ये हमें क्या जो क्लोजिंग स्टॉक की भी जो प्राइस है ना वो करंट मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि वो हमने अभी परचेज किया, रिसेंट परचेज होगा। In the period of falling price, lower income is reported since all costs are matched with the current revenue। जो मैंने आपको इम्प्लीकेशन में भी बताया था, इस पॉइंट को आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो हमारे इम्प्लीकेशन में भी हो सकती है, यहाँ पे मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनकम लो होगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो चीज़ 10 रुपये में परचेज की थी, ठीक है, फर्स्ट में उसकी प्राइस लो हो गई है, ठीक है, उसकी प्राइस हो गई है 5 रुपये। तो हमारी कॉस्ट कितनी क्या आ रही है? 10 रुपये कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और अभी उसकी प्राइस क्या है? 5 रुपीज़। तो हम जब एक्सपेंस हमारा ज़्यादा आ गया, ठीक है, एक्सपेंस ज़्यादा आ गया, जो हमारी नेट इनकम कम आएगी ना, ठीक है, आपने जो हम रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर देते हैं, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर देते हैं, ठीक है। रेवेन्यू हमारे फॉर एग्जांपल 2000 हुआ है, ठीक है, और हमारी जो एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्राइस है फॉल हो गई है। वो कितनी आ रही है? 1500। तो 1500 आ गई, ठीक है, तो हमारे पास नेट रेवेन्यू कितना आया? नेट इनकम कितनी है? 500 आ गई, क्योंकि हमने कॉस्ट ज़्यादा बियर की है। क्योंकि पहले जो हमें पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी 10 रुपीज़ आ रही थी, ठीक है, जो हमने इन्वेंट्री खरीद की है, पर उसकी प्राइस अभी तो लो है,
पर हमें पहले इश्यू कौन सा करना है, जो हमें पहले रिसीव हुआ है। तो फीफो का जो एडवांटेज एडवांटेज ये है, ठीक है ना। और इसमें अगर हमारी जो रेवेन्यू कम आएगा, नेट इनकम कम आएगी, तो उसमें जाहिर सी बात है हम टैक्स ब्रैकेट में भी जो टैक्स ब्रैकेट लोअर में भी आएंगे, तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो ये इसका एडवांटेजेस है। ठीक है, और डिसएडवांटेज में क्या है, ठीक है। और जब प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट और वायलेंट फ्लक्चुएशन होती है, तो वो इस मेथड को यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। कंपेरिजन अमंग सिमिलर जॉब्स इज वेरी डिफिकल्ट इफ मटेरियल इज डिफरेंट बेचेस कैरिंग डिफरेंट प्राइसेस आर यूज्ड इन दीज जॉब्स। ठीक है। उसके बाद हम इन द पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन प्राइस द कॉस्ट ऑफ इशू डू नॉट रिप्रेजेंट करंट मार्केट। और जब ज्यादा फ्लक्चुएट होती है प्राइस, तो हमें ये पता करना मुश्किल होता है कि मार्केट करंट प्राइस क्या है। ठीक है। और यहाँ पे हायर इनकम है, तो उस पे क्या आएगा, टैक्स लाइबिलिटी भी हाई आएगी, उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है।